अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त नैब के गिर्द घूम रही है। हम देखते हैं कि नैब कवानीन में तब्दीली की बातें की जाती हैं और ऐसे वक्त में हम ये भी देखते हैं कि नेक्स्ट सीजे यानी कि जस्टिस खोसा साहब जो हैं वो 2 महीने के अंदर ही दूसरी बार ये बात करते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में ज़मानत की सहूलत शामिल की जाए एहतसाब अदालत से। फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है आला अदलिया का वक्त भी बचेगा, बहुत ही कीमती वक्त होता है, साथ ही साथ अमल जो है एहतसाब का वो तेज़ हो जाएगा। आपको याद होगा कि अभी से पहले प्ली बार्गेन के ऊपर भी फरवरी तक का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब सवाल यहाँ पे यह है कि क्या अब कोई हुक्मनामा ही जारी किया जाएगा तो ये दूसरी तब्दीली भी आएगी। देखा जा सकता है कि ये तब्दीली ज़रूरी है, ये तब्दीली अहम है, वक्त बचेगा और काम भी तेज़ होगा और डिलीवर होगा जो कि इस वक्त मुंतज़िर आवाम जिसकी। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मुल्की सियासत का महवर इस वक्त सिंध लगता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, अभी तक की जो खबरें आप लोग सुन रहे होंगे टेलीविज़न स्क्रीन पर, रात 11 बजे का ये वक्त है और अब तक जो बयानात दर बयानात आ रहे हैं। फवाद चौधरी जो लैंड करने के बाद कहते हैं वरना, और वरना के जवाब में सईद गनी साहब भी थोड़ी देर पहले कहते हैं कर लो वरना। जमहूरियत के तकाजे क्या हैं, करना क्या चाहिए? इस वक्त जॉइंट अपोजिशन जो एक बार फिर से मुतहर्रिक नज़र आती है, इसके अपने मुफादात हैं या आवाम के मुफादात हैं उनके सामने, इस सब पर भी गुफ्तगू करेंगे। और सबसे आखिर में बहुत ही अहम मौजू है, पीएमडीसी से 75,000 डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो गई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत में ये इंकशाफ हुआ है, ये बहुत ही अहम है। सेहत की सहूलियात का फुकदान जिसका हम रोना रोते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम ये भी देखते हैं कि हम किन डॉक्टर्स के हाथों में इस वक्त खेल रहे हैं। जाली डॉक्टर है, अताये है, कौन है ये लोग और जो लोग रजिस्टर नहीं हो रहे क्यों नहीं हो रहे और रजिस्ट्रेशन कितनी ज़रूरी है, सब पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों के बारे में आपको बताते चले, हमारे साथ राव खालिद साहब सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है, रहमान अजहर एंकर पर्सन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, पीजे मीर साहब तज्जियाकार सीनियर तज्जियाकार इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, जबकि माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आरिफ चौधरी साहब, आगाज़ आप ही से करेंगे। जब बात करते हैं कानून की तो सबसे पहले आपकी तरफ ही आना बनता है। सर ये बताएं कि इस वक्त जो कहा है जस्टिस खोसा साहब ने, पहले भी कह चुके हैं, जाहिर सी बात है बहुत ही अहम ये मामला है, समझते हैं आप भी, और हो जाना चाहिए ताकि आला अदलिया का वक्त बचे। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो बिल्कुल आम कवानीन के बरक्स हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है बेल के हवाले से, क्योंकि जब आप किसी शख्स के खिलाफ केस कोई रजिस्टर हो जाता है या उसके बाद उसे सजा हो जाती है, हर 2 सूरतों में पहली सूरत में बेल और दूसरी सूरत में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए उसे जिस अदालत से रजू करना पड़ता है उसका कहीं जिक्र नहीं है, चूंकि बेल की कोई प्रोविजन जो है नैब ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं है। तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर वो शख्स राब्ता करता है हाई कोर्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जो है उसका स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है। बेल की जो प्रोविजन है वो 497 सीआरपीसी में यानी एक अंडर ट्रायल केस की, और 426 सीआरपीसी में जब केस सजा यानी सजा हो चुका हो, फैसला हो चुका हो, तो सस्पेंशन के लिए ये दोनों ऐसी प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है उसमें इसका बहुत ही ज्यादा अब तक यानी इबाम और अब इससे मसाइल बहुत ज्यादा पैदा हुए हैं। कई कोर्ट्स ने ये होल्ड किया कि ये जो चूंकि प्रोविजन ऐसी बेल की नहीं है तो सिर्फ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्टी और हार्डशिप की सूरत में बेल दे सकते हैं, और उस हार्डशिप को भी फिर डिफाइन कर दिया गया कि ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब किसी शख्स के पास यानी इलाज, उसकी बीमारी ऐसी हो जिसका इलाज जो है वो जेल के अंदर ना हो सकता हो, तो फिर उसे इस बुनियाद पर इस हार्डशिप की वजह से बेल दी जा सकती है या उसकी सजा जो है वो सस्पेंड की जा सकती है। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, और आपने देखा कि एक कोर्ट जो थी उसने, हाई कोर्ट ने स्पेशली इस मामले में जब बेल को डिस्कस किया, केस बेल का था, तो वो केस के मेरिट पर भी चले गए और फिर मेरिट जो है बड़े मुतनाज़े अंदाज में जेर बहस आए और बहुत सारी चीजें जो थी, तो किया गया, लेकिन जमानत जो है वो जरूर बरकरार रखी गई। ठीक है, आरिफ चौधरी साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ, पीजे मीर साहब आपकी तरफ आएंगे। ये
बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, नैब के कवानीन में तरमीम की ज़रूरत भी है, लेकिन साथ ही साथ तरमीम भी इस तरह की होनी चाहिए कि हाथ पाँव न बन जाएं। इस वक्त जो जस्टिस खोसा साहब ने फरमाया, हम देखते हैं कि मामला फिर आला अदालतों में जाता है, पहले हाई कोर्ट्स में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और बज़ाहिर दिखाई देता है हमें ये कि मामला जो हैं वो लटक भी जाते हैं, तवील भी हो जाते हैं, मुश्किल भी हो जाते हैं। व्हाई नॉट डू इट अर्ली? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, खोसा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप किसी को पकड़ते हो, लेट्स पुट इट दिस वे, कि किसी पे एक फाइनेंशियल कोई एलिगेशन है और वो मास्टरमाइंड है या वो ओनर है किसी प्रॉपर्टी का या बिजनेस का, अगर आप उसको बंद कर दोगे, एक तो नंबर वन, या तो फिर आप उसको बंद करके चाबी फेंक दो। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको बंद किया है, उसका बिजनेस भी, जिस तरह उसने पैसा कमाया है, उसका बिजनेस भी उस तरह ही बंद हो जाना है इवेंचुअली। Why? Because that number one man is the mastermind. He is the man who has made all the money. Rest do not matter. तो अगर आप उस बंदे को बंद कर दोगे, आपका तो ऑब्जेक्टिव पैसे लेना है ना। आपने ये तो नहीं करना कि आपने उनको बंद करके चाबी फेंक दो। नो, ये तो आप कहो कि ड्रैकोनियन वो काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो को जिस तरह आपने बंद किया था, फिर आप उस तरह ही करो इसको। नो, हमें देखो, वी आर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, वी हैव टू ग्रो अप। हम ग्रो अप नहीं करते, हम बड़े ग्रो अप के साथ साथ हमने अपने ड्रैकोनियन लॉज रखे हुए हैं। आई मीन यू कांट डू दैट। नैब बंद करके क्या कर लेगी, मुझे बता दें। वो उनके मसाइल हो जाएंगे। आप इसको रिफाइन करें, आप लॉज को रिफाइन करें। हाँ, आपने बाहर इनको छोड़ा हुआ है, अगर ये टेम्पर करते हैं विद इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, वहां आप उस कानून को तकड़ा कर दो, फिर आप इनको बंद कर दो। लेकिन अदरवाइज यू मस्ट गिव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी सिलेक्टिव कि एक को कर दो दूसरों को छोड़ दो। आज देखें ना, आज नवाज शरीफ के ऊपर इतने चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन साथ साथ आप कह रहे जरदारी साहब पे आपने उनको क्यों छोड़ा हुआ है? आप वो डॉक्टर शाहिद मसूद है, उसको पकड़ा है, तो फिर बाकियों को क्यों नहीं पकड़ते? देखो, वी कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन दिस। आपने पकड़ना है, द एंड ऑब्जेक्टिव इज टू रिकवर द मनी, दैट्स द एंड ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज क्या ऑब्जेक्टिव है? आप तो फांसी दे दो। ठीक फरमा रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मामला जो है मंतकी अंजाम को पहुंचे और वाकईतन जो पकड़ा जाना चाहिए वो पकड़ा जाए। व्हाट डू यू से कि इस वक्त हमने ये भी सुना, ऑपोजिशन जो है उन्होंने इकट्ठे होकर एक कुछ तजावीज़ दी, उसके बाद हुकूमत भी एक पेज पर आती नजर आई, फ़रोग नसीम साहब के भी बयानात हम सुनते रहे, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रॉपर फाइनल रिजल्ट के ऊपर ये नहीं आ पा रहे। और अब एक ये जो सजेशन जस्टिस साहब की तरफ से 2 बार दिया जा चुका है, व्हाट डू यू से, मसला क्या है बीच में? देखिए, जो पीजे मीर साहब ने बात की, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की। उन्होंने कहा ज़माना बदल गया। हमारी बदकिस्मती बहरीन ये है कि हम अभी भी आज से कोई 20-30 साल पीछे हैं, जहां पर पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि बंदा चक लो, बाकी जो है वो फिर बाद में देखी जाएगी। और यही मोरलेस जो चीज़ें हैं वो अभी जो है वो नैब कर रहा है। नैब के जो कवानीन को बदलने, क्योंकि इस हवाले से बात हो सकी, मैं इस पर जरा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर जो आपने सवाल किया कि नैब के अंदर जो तब्दीलियों की बात हो रही है, ये क्यों नहीं हो रहा? आपको याद होगा वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, और उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो नैब के इदारे को खत्म करने की बात की थी। उसके बाद जब मियाँ साहब का दौर आया, मियाँ साहब के दौर में पूरा चलता रहा। मियाँ साहब ने भी अपने दौर में जाते जाते जो है वो नैब के पर काटने की बात की थी। और यही कुछ बातें जो है वो अभी हम तहरीक इंसाफ के लोगों से भी सुन रहे हैं, मगर ये हो नहीं सका, अभी तक हो नहीं सका। और उसकी वजह यह है कि ऐसा मालूम होता है कि इन तमाम हुकूमतें में, और ये पीपल्स पार्टी के दौर से आप शुरू कर लें, ये तो कहते हैं ना ये नैब जो है वो मुशर्रफ के दौर का इदारा। भाई मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इन तमाम हुकूमतों के अंदर वो पॉलिटिकल विल नहीं थी कि जो कि किसी भी लीगल रिफॉर्म्स के लिए होनी चाहिए। हमारी किसी भी हुकूमत के एजेंडे पर यह रहा ही नहीं है कि उन्होंने जो है वो कुछ कानूनी इस्लाहात करनी है, कवानीन को ठीक करना है। आप अपनी असम्बलियों की उठा के देख लीजिए, कितनी ऐसी डिबेट्स हैं जो कि इन इश्यूज पर हुई हैं। अभी ये फौजी अदालतों वाला मामला, आपने 2014 के बाद जब फौजी अदालतें बनाई थी तो उस वक्त आपने ये फैसला किया था कि आप जो है वो जुडिशरी के अंदर जो है वो इस्लाहात करेंगे, इस्लाहात होंगी, फिर इन अदालतों की जरूरत नहीं होगी। अब आप देखिए, आप उन्हें दूसरी मरतबा जो है वो एक्सटेंशन देने की बात करें। तो नैब के लिए, ये रिफॉर्म्स के लिए
इदारों में इस्लाहात के लिए सबसे जरूरी है हुकूमती विल, जो कि ना तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थी, हुकूमती विल। राव खालिद साहब, ये जो हुकूमती विल की इस वक्त रहमान अज़हर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाना, बार बार कहा जाना, फरवरी तक अभी प्ली बार्गेन के हवाले से भी जैसे मेरे आगाज में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वरना हम कर लेते उसके ऊपर फैसला। तो क्या हुकूमत ईजी ले रही है सुप्रीम कोर्ट की हदायत को? उनके कहने के बावजूद अभी तक ये ना मिल बैठे हैं, ना कोई बातचीत हो सकी है, और ये ले सकते हैं लाइटली इसको? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और खोसा साहब तो बड़ा ही स्ट्रिक्टली इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, तो क्या ये कर पाएंगे जस्टिस साहब? चीफ जस्टिस है अब अगले। देखिए, ये नो डाउट अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई क्लियर कट डायरेक्शन आती है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि नैब जो बहसीत एज ए कानून उसको देखें तो वो करप्शन को डेटर करने के लिए था। हम देखते हैं कि सैफुर रहमान से शुरू हो जाएं आप, बल्कि रोहिदाद खान साहब से अगर 90 से शुरू कर लें, उस वक्त से ये सिस्टम शुरू हुआ है। बल्कि वो पंजाब हुकूमत के तर्जमान जो होते थे मलिक साहब, वो तो एबडो से शुरू करते हैं सारी चीज़ को। क्या ये डेटर कर पाई है? और इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है? नैब भी स्टेक होल्डर है, जो प्रोसिक्यूशन है वो उसकी स्टेक होल्डर है, कोर्ट इसकी स्टेक होल्डर है। और मज़े की बात यह है, इन स्टेक होल्डर्स में से ना कोई बात कर रहा है ना उनसे कोई पूछ रहा है। जो मुल्ज़मान है, जो भुगत रहे हैं केसेस, वो सिर्फ शोर डाल रहे हैं कि इसको तब्दील होना चाहिए, इसको इस तरह से होना चाहिए, इसको उस तरह से होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉ में जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं ऑलरेडी, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है? क्या उनको प्रॉपरली 90 दिन के अंदर अगर उसको करना है, रेफरेंस तैयार करना है, उसको फाइल करना है, कोर्ट ने डिसाइड करना है 6 महीने के अंदर, वॉट जो टाइम लिमिट्स है, क्या वो ऑब्जर्व हो रही हैं? बात ये नहीं है, बात है इम्प्लीमेंटेशन की बुनियादी तौर के ऊपर, फेयर इम्प्लीमेंटेशन की। बदकिस्मती ये हुई है कि जब से ये नैब लॉ आया है, जब से ये सारे काम शुरू हुए हैं, उस वक्त से इसको इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि क्रेडिबिलिटी अदारे की कोई नहीं। आप जो मर्जी कानून उसको दे दें, वो कल को फिर चैलेंज होगा, फिर शोर पड़ जाएगा, कोई मुल्ज़म शोर डाल रहा होगा कि नहीं इसको चेंज कर दें, इससे तो ये ठीक नहीं होता। बेल पे बिल्कुल मैं इस हक में हूँ, रिमांड के ऊपर मैं उसको मॉडिफाई भी करना चाहिए, बेहतर भी करना चाहिए। सबसे तो आइडियल सिचुएशन वही है जो पीजे मीर साहब कह रहे हैं, जैसे बाहर होता है कि आप लोगों को उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, केस तैयार करते हैं प्रॉपरली। जब पूरी तरह से उसके खिलाफ केस तैयार हो जाता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट जब सजा देती है, देन यू अरेस्ट द पर्सन एंड पुट हिम इनटू जेल। ये तरीकाकार होना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि 11-11 साल लोग जेल में रहते हैं, हमारा सिस्टम उसको प्रूव नहीं कर पाता, आगे लेके चल नहीं पाता, उसके बाद वो मर्दे हुर बन के निकलते हैं, हालांकि उनके पे करप्शन के चार्जेस ख़त्म नहीं हुए होते। करप्शन के चार्जेस टेक्निकल बुनियादों पे ख़त्म किए जाते हैं, जेन्युइनली ख़त्म नहीं किए जाते। तो ये वाकई बड़ा सीरियस इशू है। इसको एक तो उसकी एग्जीक्यूशन जो टाइम लाइन है उसके मुताबिक होना चाहिए। जो सीरियस है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आरिफ चौधरी साहब से ये जान लेते हैं कि अमर क्या माने है इसमें? क्या वजह है कि जमानत के इख्तियारात एहतसाब अदालत को मुंतकिल कर दिए जाए? बड़ा अच्छा साउंड करता है, लेकिन राव साहब बात कर जी 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 रहमान जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखिए, काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस, जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, मगर लेजिस्लेशन जो है ये अदलिया का काम नहीं है, ये इन हुकूमतों नहीं करना है, ये तो पार्लियामेंट ने करना है, जो कि पार्लियामेंट वो उन्हीं को तो कह रहे हैं। देखिए 18वीं तरमीम पे भी उन्होंने कहा भाई अब आप लोग जो है ना करें, इसकी तशरीह हम खुद कर लेते हैं। आखिर तंग आके कहती है अदलिया, इस वक्त भी उन्होंने कहा आप कर लीजिए। पहले भी नैब के कवानीन प्ली बार्गेन पे भी कहा आप कर लीजिए, जब नहीं होता। तो आरिफ चौधरी साहब क्या वजह है, क्यों हेजिटेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा? ये जो जमानत के इख्तियारात एहतसाब अदालत को मुंतकिल कर देने की जो ये गुजारिश की जा रही है, इनसे क्या वजह है? अभी भी मैं थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस साहब की तकरीर सुन के आया हूँ, वहाँ फंक्शन था उनके एजाज में, अलविदाई तकरीब थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ लोगों को जल्द से जल्द मिले, चूंकि जो डिले हो रही है इंसाफ मिलने में उससे उनका फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। चूंकि एक शख्स जो है वो जब पेशियां भुगतता है तो उसे सजा हो जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उसे मुसलसल इस परेशानी में गुजरने से जो तकलीफ होती है कि जाता है आगे अदालत नहीं मौजूद, जज वकील नहीं मौजूद, या किसी भी वजह से पेशी पड़ जाती है और मुसलसल ये भुगतता रहता है। अभी जो दोस्त फरमा रहे थे कि जी मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो है उनका काम नहीं है ये करना लेजिस्लेशन,
असल बात यह है कि जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है निज़ाम अदल में, वो तो उन लोगों को आ रही हैं जो इससे डील कर रहे हैं। मतलब लॉयर्स हैं, हमें पता है कि ये क्या मुश्किलात है। जजेस जो हैं उन्हें पता चल रहा है कि कहाँ क्या कमजोरी है, किस वजह से साल तक केसेस जो है वो डिसाइड नहीं हो सकते, और किस वजह से नैब का कानून जो है वो मौसर अंदाज में नहीं चल रहा, और वो जो इसका मकसद था वो हासिल करने में नाकाम रहा है। इसी वजह से पॉइंट आउट कर रही है अदलिया बार बार इसको आपकी गवर्नमेंट को। और आज भी उन्होंने कहा, इससे पहले भी अदालत में भी ये कहा कि हम ये काम हमारा तो नहीं है लेजिस्लेशन करना, जिनका काम है उन्हें हम ये कह रहे हैं कि आप लेजिस्लेशन करें। देखें बात क्या है, आप बेल का कानून इसलिए बनना जरूरी है कि ये कंफ्यूजन दूर हो। अगर किसी शख्स का ये हक बनता, चूंकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि किसी शख्स को कंपनसेशन मिल सके। इवन मैं चाइना का देख रहा था कि चाइना में एक शख्स को 21 साल सजा हुई, और वो जब बरी हुआ है तो उसको उस कंपनसेशन पे की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान में तो अभी तक हम इस तरफ बढ़े ही नहीं हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में साल तक जेल काटते हैं, और बेगुनाही उनकी साबित जब होती है तो घर अपने चले जाते हैं। वहां ना उन्हें कोई समझ होती है कि हम कहां जाएं, ना उनका कोई वाली वारिस होता है, ना उनकी जिंदगी होती है, कंपनसेशन का कोई तसव्वुर नहीं है। तो बेल का कॉन्सेप्ट इसीलिए, चाहे जितने भी सख्त कवानीन हो, उसमें बेल इसलिए जरूरी है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ टेंटेटिव असेसमेंट करके कोर्ट ये महसूस करती है कि इसके खिलाफ केस इतना मजबूत नहीं है, तो इस बुनियाद पर भी उसे बेल मिलनी चाहिए, महज हार्डशिप की बुनियाद पर। बेसिक इंसानी हकूक भी ये कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने आरिफ चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की हमने, और यकीनन जो जस्टिस खोसा साहब फरमा रहे हैं इसके ऊपर गौर ज़रूर करना चाहिए हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, और जो बातें जिनसे फ़ायदा पहुँचे, जो डिलीवर कर सके, उनको जरूर उन पर गौर करें। अपनी सियासत आप बिल्कुल खेलते रहे, हमें ब्रेक पे जाना है, और ये जो सियासत इस वक्त सिंध में खेली जा रही है उस पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध का दर्जा हरारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप सुन ही रहे आज सारा दिन। और जिस तरह फवाद चौधरी ऐलान करते साथ ही वरना की उन्होंने जो गर्दान शुरू की, और उस वरना की गर्दान के जवाब में सईद गनी साहब ने कहा कि आपने जो करना है वो पहले कर लें, वरना को कर लीजिए। तो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर, और एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी भी दिखाई देती है। हम ऑपोजिशन को अब फाइनली कह सकते हैं शायद मुत्तहिद देख रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं, बाजू में बाजू डाले बातें की जा रही हैं, एक ही पेज पर बज़ाहिर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर डर अभी भी मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, शायद कि अपने मुफादात पूरे होने के बाद दूसरा की साइड पर ना हो जाए। इन तमाम डर और खौफ के साथ वो एक पेज पर इकट्ठे इस वक्त बज़ाहिर दिखाई देते हैं। BNP मेंगल ग्रुप भी उनके साथ दिखाई देता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो से पहले कहते रहे कि कोई भी गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फ्लो क्रॉसिंग को जो बुरा समझा जाता है, लेकिन अब वो सब कुछ लगता है कि आजमाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमें रेहान हाशमी ने ज्वाइन किया है, चीफ कराची हमारे साथ है मौजूद, और वो ज़रा वहाँ की सूरत हाल हमें बड़े अच्छे से बता सकते हैं। रेहान, पहले तो आप बताएं कि क्या सिचुएशन आपको इस वक्त नज़र आ रही है? फवाद चौधरी सिर्फ डराने का ही काम करें, क्योंकि पहले जब चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कहा तो उसके बाद वो दौरा भी शायद मनसूख इसीलिए हो गया था, लेकिन अब फिर आ गए, इमरान खान साहब भी आएंगे, होने क्या जा रहा है? देखिए महरीन, ऐसे लगता है कि डराने धमकाने एक दूसरे को ललकारने का सिलसिला सिंध में अब शुरू हो गया है। फवाद चौधरी एक तरफ कुछ कहते हैं, फिर उसका जवाब सईद गनी देते हैं, कभी जवाब उसका मुर्तज़ा वहाब देते हैं, फवाद चौधरी कुछ फिर बयान दाग देते हैं। तो ये सिलसिला बिल्कुल चल निकला है, लेकिन देखना है कि इसमें सीरियसनेस कितनी है। जो आज उनका दौरा है, उन्होंने जो मुलाकातें की, जी हाँ, आज उन्होंने जो मुलाकातें की MQM से की, GDA से मुलाकात है, लेकिन आप इसमें सबसे अहम बात देखें, फवाद चौधरी ने सिंध में आके आज पहली मरतबा नैब को अगर कहा जाए निशाना बनाया है, और नैब को इशारा भी दिया है कि क्यों नहीं आप नैब कार्रवाई करती, इन तीनों अफराद को, इसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। तो ऐसा लगता है कि नैब
भी निशाने पर है फवाद चौधरी के, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बरमला कहा कि नैब गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, JIT ने बड़ी भरपूर तहकीकात की है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तो नैब को किस वजह से कौन रोक रहा है, ये बड़ा सवाल है जो आज उन्हें फवाद चौधरी ने खुल के कहा कि नैब के बारे में सवाल उनसे ये भी होना चाहिए ना, नैब को कौन रोक रहा है KP में गिरफ्तारियां डालने से? थोड़ा काम तो करने दे, अभी ताज़ा तो हदायत दी है चीफ जस्टिस ने। देखिए बिल्कुल ऐसे ही उनसे ये सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा जी एहतजाज सबका होगा, मेरा भी होगा, हमारी हुकूमत में जो लोग हैं उनका भी होना चाहिए, लेकिन करप्शन के मामले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये तमाम बातें हैं, सियासत में कुछ भी हो सकता है। हमने NRO भी देखा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो मुशर्रफ के दौर में अचानक रातों रात सऊदी अरब जाना भी हमने देखा है। तो इस सियासी मैदान में कुछ भी हो सकता है। बातें तो आगे होता है बातें अंदर खाते बहुत सी हो रही है, दुरुस्त फरमा रहे आप रेहान। PJ मीर साहब, क्या वजह है फिर फवाद चौधरी साहब के इतना, मैं तो कहूँगी शायद ओवर कॉन्फिडेंट होने की? ग्राउंड रियलिटीज़ तो बताती है पीपल्स पार्टी जो है सिंध में बहुत ग्राउंडेड है, सारे फिगर्स बताते हैं, उसके बावजूद बेशक वो कहें कि लोग हमारे साथ हैं राब्ते में, जो कुछ भी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता बज़ाहिर। तो फिर क्या वजह है उनके इतने कॉन्फिडेंस की? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। सबसे पहले आई थिंक दे मस्ट रियलाइज कि दैट दे आर एक्चुअली द गवर्नमेंट। जब वो कहते हैं ना वरना, तो क्या मतलब आगे आपने धरना करना है? फिर वरना या धरना? नो, यू मस्ट रियलाइज यूर इन द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू एक्ट वेरी सेंसिबली। आपने अपने आप को, जब तक आप एक संजीदगी से पेश नहीं करेंगे तो आगे आप पे बड़ी, आपके नहीं, आपकी गवर्नमेंट पे आपके बहुत, मैं समझता हूँ कि एक उंगलियां उठाई जाएंगी। अब आप देखें, अब आप कह रहे हैं कि जी नैब को, बिल्कुल भाई नैब पकड़े, जिसको मर्जी पकड़े, वी डोंट केयर। द क्वेश्चन अराइजेज, Fawad Hashmi is not, Fawad Chaudhry is not the investigating officer. He is the Minister for Information. The investigating officers are from the National Accountability Bureau. और ये National Accountability Bureau भी नहीं है, by the way. ये NAB का नाम मैंने रखा हुआ है नवाज, आसिफ एंड बेनज़ीर। ये नहीं कि स्पेसिफिक रही है ये। तो अब मैं ये कहता हूँ कि इसको इन्वेस्टिगेट करने दो, आप न्यूट्रल प्ले करो, क्योंकि जब आप इतना फोर्स करोगे आपकी हुकूमत पे तनकीद आएगी कि आप इंटरफेयर कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, विद द रिजल्ट कि आपका एक इदारा, वेदर इट इज द नैब और एनीबडी एल्स, इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल। सो लेट्स नॉट मेक दिस इदारा अ कंट्रोवर्शियल इदारा, लेट इट गो अलोंग विद इट। लेकिन जैसे पहले हमने बात की है, इसको आप रिफाइन करें, रिफॉर्म करें, इसको और इम्प्रोवाइज करें, रेक्टिफाई करें, लेकिन इन द मीन टाइम वी गॉट टू लेट द सिस्टम वर्क एज इट इज। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि आप हुकूमत में हैं, और जो आपने धरने वाली बात की है ना, ऐसे ही दिखाई देता है कि हुकूमत अभी भी कुछ उसी मूड में है। रहमान, इस वक्त जो कुछ ये सिंध के साथ कर रहे हैं, डू यू सी इट फर्दर कि ये सब कुछ पे विफाक में भी होता दिखाई देगा? BNP मेंगल जो इस वक्त हमें ऑपोजिशन के साथ बैठी हुई नजर आ रही है, जाहिर सी बात है मजबूत होता दिखाई दे रहा है ऑपोजिशन ग्रुप और ज़्यादा, और वीक होता दिखाई देता है इस वक्त हुकूमत। तो आपको लग रहा है कि इसके जो रिजल्ट्स है या इसके जो कुछ असरात हमें नजर आएंगे विफाक में भी? सिंध पे जब ये काम करेंगे तो कुछ अटैक्स विफाक पर भी होंगे? देखिए, बहुत कम इम्कान है कि विफाक के अंदर कुछ हो। सबसे पहले तो मेंगल, जो BNP मेंगल ग्रुप है, उनके 4 मेंबर हैं इस वक्त कौमी असम्बली में। जो हुकूमती हलीफ जो कुल तादाद है वो 182 है। तो अगर 4 जो है वो उधर चले भी जाते हैं तो ये नहीं है कि उन 4 की बुनियाद पर ही जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कमजोर तो होती है ना, जाहिर सी बात है, उनका इन्हिसार अपनी दूसरी जो पार्टीज है उनके ऊपर, जो उनके लाइन पार्टीज है उनके ऊपर उनका इन्हिसार बढ़ जाएगा। मगर वो इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो, आप अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो आम है वो ये है कि विफाक के पास इसमें ऑप्शंस जो है वो बहुत कम है। सिंध के हवाले से तो भी रेहान अभी बता रहे थे, बट विफाक की अगर हम ऑप्शन देखें तो विफाक के पास ना तो वहां पर गवर्नर राज की ऑप्शन बहुत ज्यादा वायबल है, ना ही इमरजेंसी के नफाज की जो है वो ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा वायबल है, क्योंकि आपको आर्टिकल 232 या 234 पे जाना पड़ेगा, और 18वीं तरमीम के बाद ये मामला जो है वो विफाक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जहां तक तीसरा बड़ा चैलेंज विफाक के लिए सूबे को चलाना है, और एक ऐसा सूबा जहां पर कराची मौजूद है। कराची, आपको मालूम है कि कराची पिछले जब मियां साहब का टेन्योर था तो उस दौरान जो है वो कराची पे बड़ा फोकस रहा था।
और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात थे अगरचे इतने ख़राब नहीं थे, हुकूमत गिराने की बातें नहीं होती थी, मगर रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी को लेकर यही मामला जो है वो जो फवाद चौधरी के साथ अभी सिंध हुकूमत को है, यही मामला चौधरी निसार और सिंध हुकूमत के दरमियान हुआ करता था। तो मेरा ख्याल है ये नोक झोंक है जो कि सिंध के अंदर हमने पिछले टेनोर में भी देखी है और इस मरतबा भी देख रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के हाथ बंद गए हैं, वफाक के पास ऑप्शंस बहुत कम है और वफाक कुछ बहुत ज़्यादा करने की पोजीशन में नहीं है। ये मामला जो है वो, और तीसरी जो चीज़ इसमें सबसे आम है कि जरदारी साहब के जो केसेस हैं उनका फैसला या उन पर जो आगे जो काम होना है वो कोई मुस्तकबिल करीब में अभी फौरन नहीं होने वाला। एनीवेज हमें ब्रेक पे जाना है। रेहान हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे PMDC और PMDC से जो डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन जो नहीं हुई थी वो 75,000 के करीब बताई जाती है। वेरी सीरियस इशू टू बी एड्रेस्ड आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। PMDC से रजिस्ट्रेशंस के हवाले से जो हमने बात की, बहुत बड़ी तादाद है डॉक्टर्स की जो रजिस्टर ही नहीं है PMDC से। ये बहुत ही अहम इशू है। बहुत से ऐसे डॉक्टर जिनकी जाली असनाद है, यानी कि जाली असनाद उनके पास है, लेकिन ये ही नहीं मालूम किया जा सकता कि कितनी एक बड़ी तादाद में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई वो भी काम कर रहे हैं। और फिर इनमें से कौन सी यकीनन एक तादाद होगी जो कि मुल्क छोड़ के भी जा चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर, और ना होने की सूरत में इसके फुलफिल क्या एक इसके असरात हैं सामने, उस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर असद अशरफ, मेंबर्स कमेटी बराए सेहत, इस सेगमेंट में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि ये रजिस्ट्रेशन की मियाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद रजिस्टर ना कराना, ये किस बात की निशानदेही करता है? आया वो डॉक्टर्स जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, या वो इसकी अहमियत को समझते ही नहीं है और वो इल्लीगली जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने खोल के बैठे हैं वो हॉस्पिटल्स, इदारे या जहां भी वो काम कर रहे हैं? देखिए, ये रजिस्ट्रेशन जो है ये पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल करती है, और एक दफ़ा जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उन्हें लाइसेंस मिल जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। तो उसकी एक मियाद होती है, 5 साल के लिए इशू किया जाता है और उसके बाद वो रिन्यूअल के लिए होता है। लेकिन देखा ये गया है कि या तो बहुत से लोग स्टार्ट में ही उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराते PMDC से और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ हमारी लेडी डॉक्टर जो है उनकी शादी हो जाती तो वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती। तो इस तरह ये जो है ये काम चलता रहता है और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर कि वो कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस्लामाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में इस तरह एक जाली डॉक्टर जो है विदाउट सर्टिफाइड नहीं था, वो कितने अरसे से वहाँ पे सर्जरी कर रहा था, और वो फिर पिछले दिनों वो केस आया जिसको हमने सेनेट में भी देखा और कमेटी में भी देखा। और उसके बाद जब PMDC से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और वो कोई 70,000 से ज़्यादा का उन्होंने फिगर दिया। और मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा पंजाब असेंबली में ये सवाल पूछा गया था कि पंजाब की हद तक कि कितने क्वैक्स हैं जो यहाँ पे या नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो महकमा सेहत पंजाब ने ये जवाब दिया था कि काउंट नहीं किए जा सकते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा ये मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो समझ आती है कि लोग या तो मुल्क से बाहर चले गए, या वो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, लड़कियां उनकी शादियां हो गई, या कोई और उन्होंने ज़रिए माश अपना लिया, जो भी जिस तरह भी उनका, तो ठीक है रजिस्टर ना होना समझ आता है। लेकिन एक आपने कहा क्वैक्स, और एक वो जो डॉक्टर्स तो हैं लेकिन वो रजिस्ट्रेशन की कोई उनके अंदर वो उसकी अहमियत को समझते ही नहीं है। आप कह रहे थे जैसा कि प्रैक्टिस भी कर रहे थे, उसके बावजूद वो रजिस्टर्ड नहीं थे। इनके बारे में ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या वजह है, क्या वो इसकी अहमियत को नहीं समझते, और इसके हवाले से कानून क्या मौजूद है कि आप डॉक्टर भी हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं है? देखिए, PMDC ने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल बना दिया है
कि एक दफ़ा तो लोग क्योंकि उन्होंने जॉब करनी होती है और फर्स्ट एंट्री इनटू द सर्विस में सर्टिफिकेट देना होता है कि वो पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हैं, तो वो एक दफ़ा करा लेते हैं। तो एक दफ़ा जब वो जॉब मिल जाती है तो फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं। भूल इस तरह जाते हैं कि यहाँ पर इनके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे सेंटर्स हैं जो रिडंडेंट है। इसी तरह आईटी का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है पीएमडीसी में। होना तो ये चाहिए कि ऑनलाइन ये चीज़ें होनी चाहिए। आजकल कौन सा ज़माना रह गया है कि लोग जाके पहले बैंक में बैंक ड्राफ्ट बनाएं पीएमडीसी का और फिर एक पलंदा कागज़ों का इकट्ठा करें और फिर इस्लामाबाद जाके वहाँ पर इसको करें और उसके बाद फिर उनको पता नहीं लगता। या तो कोई सिस्टम ऐसा ऑनलाइन ये डेवलप करें जिसको सेनेट की कमेटी ने ये उनको एडवाइस किया है और फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ को ये कहा कि आप तमाम प्रोविंसेस को ये लेटर लिखें कि वो जो भी डॉक्टर्स इस वक्त पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, और हेल्थ केयर कमीशन जो है वो भी देखता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले जो हैं वो वैलिड पीएमडीसी लाइसेंस हैं कि नहीं है। तो इसको एक रिमाइंडर दें, ना सिर्फ ये दें बल्कि मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी हर 3 माह के बाद इस तरह का ऐड आना चाहिए कि उन लोगों के लिए जिनको याद दहानी कराई जाए कि भी आपने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है वो पूरी नहीं की हुई और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिस्टम को इतना आसान बना दिया जाए कि अगर कागज़ वहाँ यहीं पे अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स को इतना इफेक्टिव कर दिया जाए, ऑनलाइन सिस्टम हो एप्लीकेशन का और इन सब चीज़ों का, और अगर जब उनके कागज़ वहाँ पहुँच जाए तो उनको SMS अलर्ट मिल जाए कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल गए और इतने अरसे में आपको आपके एड्रेस पे, या अगर आप खुद लेना चाहें तो हमारे प्रोविंशियल जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से जाके रिसीव कर लें, ना कि वो इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके इस्लामाबाद आए और वहाँ से आके ले। बिल्कुल सही। बड़ा ही अगर सुना जाए तो आसान तरीका है, रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग का फुकदान। राव साहब, आप भी ये बात सुन रहे हैं और जिस तरह अभी पीछे भी हमने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स सुने थे, बहुत ही नाअहल हुकूमत पंजाब हुकूमत को कहा, जो इनिशिएटिव्स जो स्टेप्स बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं, अस्पताल तामीर करना, इमारत खड़ी करना, ये लंबे तवील काम है, लेकिन प्रोसेस कैन बी मेड ईजियर और उस तरह से रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो आसान हो जाएगा। लोग जहमत कहाँ करते, उठ के पानी भी पिए, यहाँ पर तो एक पूरा प्रोसेस जाए, फॉर्म ले, फिल करे। क्यों नहीं हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे रही? व्हाट डू यू से? देखिए, ये जो है ये इसको आसान करना चाहिए। असल काम जो है ना, पॉइंट आउट किया है इसको। जी राव खालिद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा जो हमारी कमेटीज हमारी जो कमेटीज होती हैं सूबाई असेंबली में या नेशनल असेंबली, ये जो असेंबलीज में कमेटीज हैं, ये इनका काम है कि इस चीज़ को इस पे देखें, गौर करें और इनको एडवाइस करें डिपार्टमेंट्स को कि किस तरह इन्होंने फंक्शन करना है। ठीक है, आपकी बात पहुंची। राव खालिद साहब से भी डॉक्टर साहब जान लेते हैं, राव खालिद साहब से भी जान लेते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। जी राव खालिद साहब। जी अच्छा, ये बुनियादी तौर पे पीएमडीसी का नुमाइंदा होता अगर तो बड़ा अच्छा होता। एक अबूरी कौंसिल है जो इसको चला रही है, उनका कंसर्न ये डॉक्टर इंडिविजुअल डॉक्टर से क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आर्म ट्विस्टिंग करके कमा सकते हैं। उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट किया होता है, वहाँ पे अपना डेलीगेशन बना के भेजते हैं, हम विजिट करने के लिए आ रहे हैं, उनको तंग करते हैं, उनसे पैसे बनाते हैं। ये बुनियादी तौर पर पीएमडीसी का काम ये रह गया। ये बहुत ही आसान काम है जो उन्होंने करना है, असल जिम्मेदारी पीएमडीसी की है। ये अगर IT का दौर है आजकल, इतना कौन सा इसमें मुश्किल काम है। मुझे 1-2 दफ़ा वास्ता पड़ा है, यकीन करें इतनी बुरी हालत है वहाँ पे। आप उनके पास लेके जाते हैं, पेपर्स लेके जाते हैं, उनकी दी हुई रसीद लेके जाते हैं, उनकी फाइल नहीं मिलती आपको, वो इधर चलेगी फाइल उधर चलेगी, उनके पास मैनुअली सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन कर रहे हैं। कल को खुदा ना खास्ता वहाँ पे आग लगी, आपको असली और जाली डॉक्टरों का पता ही नहीं चलेगा कितने हो गए। फिर थोड़ी सी डॉक्टरों की जिम्मेदारी है। मसलन कुछ डॉक्टर हैं जो 1990 के बाद आज तक रजिस्टर ही नहीं हुए। अब मुझे बताएं, और उसका अच्छा फिर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अगर लाइसेंस नहीं है डॉक्टर के पास, उससे जो मरीज़ की कोई खुदा ना खास्ता कोई पेचीदगी पैदा हो जाती है, खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, तो वो एक डिफरेंट केस बनता है। उसके ऊपर उसको 10 साल तक सजा हो सकती है उस बंदे को। वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही, वरना डॉक्टर मोहतात हो जाए कि अपना कम से कम लाइसेंस लेके ये काम करे। बुनियादी जिम्मेदारी पीएमडीसी की है, लेकिन जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इदारे हैं उनको भी इसको देखना चाहिए। FIA भी इसका कॉग्निजेंस ले सकती है कि कौन से डॉक्टर है बगैर रहमान, क्या कहते हैं आप? जिम्मेदारी भी हम जरा जांच लेते हैं किसके कंधों पर है और होना क्या चाहिए।
देखिए, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो आसान बनाया, मगर यहाँ पर जो लाइसेंस की बात हो रही थी पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, मुझे थोड़ा सा इल्म है इन मामलात का। पाकिस्तान के अंदर आप खुदारा ये जो लाइसेंस का तरीक़ाकार है इसको बेहतर करें। यहाँ पर डॉक्टरों के हालात जब आप जाके देखते हैं अस्पतालों के अंदर, और जिस तरह के डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो है वो जिन्होंने 1990 में पढ़ा और उसके बाद जो है वो कभी प्रैक्टिस की कभी नहीं की। बाहर दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आपको लाइसेंस अगर आपको अपना रखना है डॉक्टरी का, तो फिर आपको हर 8 साल के बाद या 6 साल के बाद जो है वो एग्जाम्स के अंदर अपीयर होना पड़ता है दोबारा से। जो है वो फिर लाइसेंस की जांच मैं यही सोच रही थी रहमान कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाना, आपने जाके फॉर्म फिल किया। आई थिंक जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस फील्ड के अंदर, हाउ वेल वर्स्ड यू आर विद इट, ये बहुत जरूरी है पैमाना जांचना। आप तो डॉक्टर्स को इतना भी तकल्लुफ नहीं करने देना चाह रहे कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अपने कागज इकट्ठे करके ले जाए। बाहर दुनिया में जो है वो स्टैंडर्ड इससे बहुत ऊपर जा चुके हैं, रेगुलेशन के तरीकाकार जो है वो बड़े बदल चुके हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन बेशक आसान बना दें, मगर खुदारा ये जो हमारे जो अताई डॉक्टर्स हैं और जो जिस तरह से यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस होती है, जिन देसी तरीकों से जिस तरह से मरीजों के साथ जो है वो बर्ताव किया जाता है, लाइसेंसिंग का जो तरीकाकार है आप उसको बेहतर करें, ठीक है, और उसको रेगुलेशन करें और तकाज़ों से उसको हमाहंग करें। पीजे मीर साहब, व्हाट डू यू से? करें और आसान करें। जी पीजे मीर साहब, देखिए, नंबर 1 पाकिस्तान में एग्जाम लिया करें उनका, बताएंगे कोई नेशनल रजिस्टर है, कोई नेशनल रजिस्टर है, ठीक है, 5 साल के बाद रजिस्टर होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई डॉक्टर मिसडिमीनर करता है, ही शुड बी स्ट्रक ऑफ, जो कि पूरी दुनिया में होता है। ये नेशनल रजिस्टर इधर नहीं है। यहाँ जिस तरह भी राव साहब ने बात की है, वो बंदा भी मर जाता है, बाद में उसको क्या करते हो, FI आ जाती है, फलाना आ जाती है, उसको आप अंदर कर देते हो। आपका सबसे बड़ा चूहा इस मुल्क के अंदर जो डॉक्टर बनता है वो है कंपाउंडर। ये कंपाउंडर बनता है कि मैं डॉक्टर बन गया हूं। आपका फार्मासिस्ट जिसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आपको डिस्पेंस कर रहा है एज अ डॉक्टर। आई मीन जस्ट लुक एट इट, ही इज गिविंग यू मेडिसिन कि नहीं जी ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ले आप। आई मीन इज देयर अ लॉ फॉर दैट? Where is that law? चलिए, चूंकि वक्त पीजे मीर साहब वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि डॉक्टर असद अशरफ साहब अगर जल्दी से हमारे पूरे पैनल ने जो बातें की हैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं उसको समराइज कर दूं कि ये PMDC भी हमारे दूसरे इदारों की तरह बड़ी पॉलिटिसाइज्ड होगी और इसको एडॉक कमेटीज चलाती हैं। अब देखें ना, अगर मैं डॉक्टर हूं और अगर मैं वकालत करना शुरू कर दूं तो फिर मैं वकालत तो नहीं कर सकता, मैं कार्डियोलॉजिस्ट। बड़ी माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त चुके खत्म हो गया, बल्कि ऊपर चला गया कुछ वक्त। आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बाकी मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।